नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरे भारत की इलेक्ट्रिसिटी पावर कट कर दिया जाए, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, तो क्या होगा? क्या भारत की इकोनॉमी रन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इंसान की 2 बेसिक नीड बन चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर फील्ड में होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर बिजनेस। पूरे देश को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना कितना बड़ा टास्क होता है। एक दिन में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से कैसे भारत अपनी ग्रोथ को दोगुना कर सकता है। मेरा नाम निशान शर्मा है, आप देख रहे हैं यूपीएससी विद निशान। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारी लाइफ साइकिल में सुबह से लेकर शाम तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। क्या आप ये सोच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी की पावर कंजम्पशन और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को और प्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो ग्रोथ कैसे होगी? इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट जो ब्रॉडली पेट्रोल और डीजल पर चलता है, जिससे हमेशा पेट्रोल और डीजल की डोमेस्टिक डिमांड हाई रहती है। इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने से क्या फ़ायदा, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी करता है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। हमारी गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट कर रही है, जो कि अच्छा भी है, लेकिन वह इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ा देगा। इलेक्ट्रिसिटी को और भी ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, जो एक्सपेंडिचर को फर्दर इंक्रीज कर देगा। आप इंडियन बजट को देखिए। इंडियन इंपोर्ट्स में ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल, ये दो ही मिलकर मोर देन 30% का इंपोर्ट शेयर रखते हैं, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। इन सब का इंपोर्ट का पेमेंट डॉलर में होता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होता जाता है। सोच कर देखिए, अगर इंडियन ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल और डीजल का यूज कम कर दे या बंद कर दे, तो इंपोर्ट में पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करने का जो बिल होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, कितना बचेगा, कितना अमाउंट पैसा बचेगा, जिसको हम और भी आगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने वाली और इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर जनरेशन अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से, जो कि कोल से पावर जनरेट करते रहे, तो एक कार्बन इमिशन भी नहीं रुकेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा और कोल को इंपोर्ट करने का भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इंडिया कोल को इंपोर्ट करवाता है कई कंट्रियों से, तो बात वही रहेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट कराना पड़ता है गल्फ कंट्री से। एक तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कोल बेस्ड एनर्जी, उसको भी इंपोर्ट्स करना पड़ता है और वो कार्बन इमिशन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है नेट जीरो बाय 2070, उसको भी अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है। इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसका रॉ मटेरियल या रिसोर्सेस इंडिया में ही हो, कहीं से इंपोर्ट ना करना पड़े, और वो है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल का यूज़ किया जाता है वो है यूरेनियम। इसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके जो कुछ सब्स्टिट्यूट हैं, या यूं कहें कि सब्स्टिट्यूट से हेल्प करके एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है प्लूटोनियम और थोरियम। इसमें थोरियम इंडिया के पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसको उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं। ये कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना पड़ता है। उसमें यूरेनियम फ्यूल का यूज़ करते हैं। यूरेनियम फ्यूल के आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233। ये जो यूरेनियम 233 है, ये नेचुरली आइसोटॉप्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसको बनाया गया है। नेचुरली यूरेनियम में 235 एंड 238 आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम 235 एक फिजाइल एलिमेंट,
एंड यूरेनियम 238 एक फर्टाइल एलिमेंट है। फिजाइल का मतलब होता है जिसको डायरेक्टली प्रोसेस में यूज कर सके, एंड 238 फर्टाइल एलिमेंट का मतलब होता है इसकी जो करंट फॉर्म है इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देन आफ्टर प्रोसेस में यूज करना। यूरेनियम 233 एक आर्टिफिशियल है। ये कैसे बना अभी आपको बताता हूँ। पहले आप यूरेनियम का यूज करके कैसे हीट प्रोड्यूस की जाती है उसकी रिएक्शन को समझो। यूरेनियम के जो फिजाइल एलिमेंट्स हैं जैसे कि 235 एंड 238, यूरेनियम के फ्यूल को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराई जाती है। यूरेनियम फ्यूल लिया, उसमें न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट अटैक कराया गया, उससे रिएक्शन कराई, उससे 3 न्यूट्रॉन अलग से निकले और एक्स्ट्रा में हीट प्रोड्यूस हुई। ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसी हीट को न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी यूज किया जा सकता है और पीसफुल यूज भी किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इससे जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसकी स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जो टरबाइन है उसको रोटेट किया जाता है और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। एटॉमिक एनर्जी की प्रोसेस में फिजाइल एलिमेंट्स का यूज होता है। नेचुरली यूरेनियम में 235 एंड 238 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। इसमें 99% यूरेनियम 238 होता है जो कि फर्टाइल है, जिसका यूज भी नहीं होता। सिर्फ लेस देन 1% जो 235 है उसका प्रोसेस में यूज होता है। तो बचे हुए 238 का क्या करते हैं? अभी फिजाइल एलिमेंट्स कितने हैं वो देखो। यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। इसमें जो यूरेनियम 233 है और प्लूटोनियम है ये दोनों आर्टिफिशियल है, इनको कन्वर्ट करके बनाए गए। तो यूरेनियम नेचुरली यूरेनियम में जो 238 99% का जो शेयर बच रहा था उसका क्या किया, यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराई और इस 238 को प्लूटोनियम 239 में चेंज कर दिया। ऐसे ही इंडिया के पास जो थोरियम है 232 आइसोटॉप्स वाला, उसको भी न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा के थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करा। तो नेचुरली यूरेनियम में जो आइसोटॉप्स 238 है जो 99% का हिस्सा होता है, वो जो बच रहा था उसको न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा के यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा के प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करा दिया, जिसको डायरेक्टली प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इंडिया के पास जो थोरियम है 232, इसको भी न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा के थोरियम 232 से यूरेनियम 233 बना दिया, जो कि आर्टिफिशियल फिजाइल एलिमेंट्स है, इसको भी डायरेक्टली प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ये जो चेंज कर रहे हैं इसको रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि इंडिया के पास नहीं है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए NASG में एंट्री लेनी होगी। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप में जो कंट्रीज मेंबर हैं सिर्फ उनको ही न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड होता है। इंडिया NSG का मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। NSG ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनमें 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, बाकी के सब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इसकी जो टाइम लिमिट लगाई है ये 1967 है। 1967 से पहले जिस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे सिर्फ वही 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, बाकी की नॉन न्यूक्लियर वेपन है। NSG में एंट्री लेने के लिए पहले कंट्रीज को NPT साइन करना पड़ता है। NPT मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसको अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। NPT साइन करने के बाद ही NSG में एंट्री मिलेगी, तब उनको न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर रिएक्टर पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मिलेगा, इंपोर्ट कर सकते हैं। दरअसल ये दोनों ग्रुप और ट्रीटी इंडिया को रोकने के लिए ही बनाए गए थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को रोकने के लिए और पूरे वर्ल्ड में ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ना फैले, इसके लिए NSG ग्रुप बनाया। NSG ग्रुप इसमें जानबूझकर 1967 की लिमिट रखी जिससे इंडिया इसमें इंक्लूड ना हो जाए। 1967 से पहले जिस कंट्रीज के पास वेपन थे उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला, और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रक्ट करने के लिए बोल दिया गया NPT के थ्रू।
जो एनपीटी साइन करेगा उसको न्यूक्लियर वेपन हटा देंगे और एनर्जी में एंट्री मिलेगी, उनको पीसफुल यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी। इंडिया ने एनएसजी साइन नहीं किया क्योंकि इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट कि ये जो एनएसजी ग्रुप है, ये ट्रीटी है, ये खुद में ही डिस्क्रिमिनेशन करता है। केवल 5 कंट्रीज को ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स क्यों बोला? डिस्ट्रक्ट करना था तो सारी कंट्रीज मिलकर भी न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रक्ट कर सकती थी। सेकंड रीज़न, इसमें वर्टिकल डेवलपमेंट को अलाउ किया गया है, मतलब कि बाकी की कंट्रीज एक भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकती हैं और ये जो 5 कंट्रीज हैं ये अनलिमिटेड वेपन्स बना सकती हैं। ये दोनों ही गलत है। इंडिया ने इसलिए आज तक एनपीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया एटॉमिक एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, क्योंकि 2005 में जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहाँ पर 123 एग्रीमेंट साइन कर आए थे। यूएस के न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में लगे हुए हैं और एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है। इंडिया को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करने लगे थे। एनर्जी में एंट्री देने के लिए भी यूएस, कनाडा, यूके, बाकी की एशियन कंट्रीज तैयार भी हैं एक एक्सेप्शन की तरह इंडिया को एंट्री दिलवाने की। लेकिन इसमें सिर्फ चाइना इंडिया की एंट्री को ब्लॉक करता है। चाइना इंडिया को एनएसजी में एंट्री नहीं होने देता है। वो पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी एनएसजी में एंट्री के लिए मांग उठाने लगता है, क्योंकि चाइना को मालूम है अगर इंडिया एनएसजी का मेंबर बन गया तो इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसके थ्रू वो थोरियम का यूज करके एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बन सकता है। अगर एनर्जी में जो इम्पोर्ट बर्डन है वो कम हो जाए, फिर ना ही फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना ही कोल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और ना ही यूरेनियम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया का जो खुद का थोरियम के रिजर्व्स हैं, थोरियम के भंडार हैं, उन्हीं को टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया एनर्जी का प्रोडक्शन करता रहेगा और अपनी जो ग्रोथ की इंजन है वो 10x पर स्पीड से ग्रोथ इंडिया की होती रहेगी। इसी बात का चाइना को हमेशा खतरा रहता है। इस समय इंडिया को एनएसजी में एंट्री और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को परमानेंट सीट तो चाहिए ही चाहिए। चाइना को हम डिप्लोमेटिकली कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे उससे हम सपोर्ट ले सकते हैं एनएसजी में एंट्री के लिए और परमानेंट सीट में भी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको अगर एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन से कैसे इंडियन ग्रोथ को 10x की स्पीड से किया जा सकता है, ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी किए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस को भी देख पाएं। धन्यवाद। Thanks for watching and stay tuned for next video.